सुप्रभात मित्रों। आज है 5 अगस्त 2022। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुमित्रा ऑनलाइन क्लासेस के आरएनएस सेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह दोस्तों आज भी हम लोग लास्ट डेट के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक का एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे 4 टॉपिक होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट सीजीआई यूयू ललित, यानी जो हमारे इंडिया के नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं यूयू ललित जी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड टॉपिक होने वाला है फ्रेंड कोविड-19 अपडेट, यानी कोविड-19 से जो अपडेट आए हैं दोस्तों, 16% कोविड केसेस में बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। वहीं थर्ड टॉपिक हमारा आज का होने वाला है दोस्तों इसरो लॉन्च न्यू रॉकेट, यानी इसरो ने न्यू रॉकेट लॉन्च करेगा दोस्तों 7 अगस्त को, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। वहीं डेली की तरह दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट है दोस्तों, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के 7वें दिन के बारे में जो हाल है, इंडिया की स्थिति है, पोजीशन है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर दोस्तों। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है नेक्स्ट सीजीआई यूयू ललित के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो हमारे इस टाइम के प्रेजेंट टाइम में सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दोस्तों, वो रमन्ना जी हैं ना, एन वी रमन्ना जी हैं। तो दोस्तों, उनके पोस्ट पर दोस्तों, एन वी रमन्ना जी के पोस्ट पर, सीजीआई के पोस्ट पर दोस्तों 27 अगस्त को यूयू ललित जी को मतलब कि पदभार संभालेंगे दोस्तों 27 अगस्त के दिन। ठीक है, तो हम आपको बताते चले दोस्तों कि इनका जो कार्यकाल होगा यूयू ललित जी का, वो 27 अगस्त से, ठीक है फ्रेंड, 27 अगस्त से दोस्तों कितने 28 नवंबर 2022 तक, मात्र केवल 74 दिन के लिए, 74 डेज के लिए सीजीआई ऑफ इंडिया मतलब सीजीआई बनेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये केवल 74 दिनों के लिए ही सीजीआई बनेंगे। तो आपको बताते चले फ्रेंड, एक हमारे यहाँ प्रथा है, मतलब सीजीआई बनाने से पहले की जो प्रथा है दोस्तों, एक सिस्टम एक फॉलो होता है, पर्टिकुलर सिस्टम दोस्तों। तो सीजीआई का नाम जब घोषित किया जाता है, तो जो कानून मंत्री होते हैं, कानून मंत्री के द्वारा बाकायदा जो प्रेजेंट टाइम में सीजीआई होते हैं, उनको एक पत्र लिखा जाता है कि आप अपने उत्तराधिकारी को घोषित करें, मतलब कि अपना उत्तराधिकारी जो है उनको बताएं, उनका नाम बताएं। ठीक है, तो उसके लिए मतलब कि जो कानून मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने जो इस टाइम प्रेजेंट में सीजीआई आर वी रमन्ना जी हैं, उनको मतलब दोस्तों उत्तराधिकारी बताने के लिए दोस्तों एक पत्र लिखा बुधवार रात को। ठीक है फ्रेंड, वहीं सुबह में जो एन वी रमन्ना जी हैं, उन्होंने पर्सनली मतलब कि जस्टिस यू ललित जी को सिफारिश पत्र मतलब कि सिफारिश पत्र की एक कॉपी सौंपी। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, सुबह आप देख सकते हैं इस फोटो में पर्टिकुलर जो सी वी रमन्ना जी हैं, एन वी रमन्ना जी हैं, और यू ललित जी को मतलब पर्टिकुलर एक पत्र, सिफारिश पत्र मतलब कि सौंप रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बुधवार रात को जो कानून मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने एन वी रमन्ना जी को दोस्तों क्या पत्र एक दिए, ठीक है, अपने उत्तराधिकारी बताने के लिए। और मतलब कि सुबह नेक्स्ट सुबह गुरुवार को दोस्तों एन वी रमन्ना जी ने दोस्तों यू ललित जी को मतलब कि पत्र यानी सिफारिश की पत्र भी सौंप दी। ठीक है, यानी तय है कि ये 26 अगस्त को ये मतलब जो एन वी रमन्ना जी हैं दोस्तों, वो रिटायर हो जाएंगे, और 27 अगस्त को यूयू ललित जी को दोस्तों क्या बना दिया जाएगा, सीजीआई बना दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड, हम आपको बताते चले जो यूयू ललित जी हैं उनके बारे में बताते चले दोस्तों, उनके कैरियर के बारे में बताते चले दोस्तों। तो 1983 में दोस्तों इन्होंने पहली बार एडवोकेट के रूप में दोस्तों ये नामांकित हुए थे। ठीक है, और दिसंबर 1985 में दोस्तों ये बॉम्बे हाई कोर्ट दोस्तों मतलब कि प्रैक्टिस 1983 से लेकर 1985 के बीच में दोस्तों इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में दोस्तों प्रैक्टिस की। फिर जनवरी 1986 आते ही दोस्तों ये दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए दोस्तों, और वहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिस किया। फिर 2004 का समय आता है दोस्तों, 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सीनियर एडवोकेट के रूप में दोस्तों नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, वहीं आपको बताते चले दोस्तों जो 2G मामला था, उसकी सुनवाई के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2G मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड इनको सीबीआई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में इन्हें मतलब चयन किया था। ठीक है, सेलेक्ट किया था, नियुक्त किया था। ठीक है फ्रेंड, वहीं इनके बारे में बताते चले दोस्तों, ये 2 कार्यकालों तक दोस्तों एससी ऑफ इंडिया लीगल सर्विसेज कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, एससी ऑफ इंडिया लीगल सर्विसेज कमेटी के मेंबर भी, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है इंडिया की, उसके लीगल सर्विस कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं फ्रेंड। ठीक, वहीं हम आपको बताते चले दोस्तों, इन्होंने जो एक जो ऐतिहासिक 3 तलाक वाली प्रथा की जो मतलब कि सुनवाई थी दोस्तों, उसको मतलब अवैध ठहराने के लिए जस्टिसों में ये भी शामिल थे। ठीक है फ्रेंड, जो जस्टिस ललित हैं वो 3 तलाक की जो प्रथा थी उसको अवैध ठहराने में भी शामिल थे। ठीक, ऐतिहासिक जो मतलब फैसला आया था। आपको बताते चले फ्रेंड, ये ऐसे दूसरे सीजीआई होंगे जिन्हें मतलब कि दोस्तों एससी पीठ में सीधा प्रमोट किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ है वो उन्हें मतलब कि सीधा मतलब कि प्रमोट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वहीं हम इनको बताते चले फ्रेंड कि इससे पहले एक और यानी फर्स्ट जस्टिस थे SM सिकरी जी, उनको दोस्तों प्रमोट सीधा मतलब सुप्रीम कोर्ट के पीठ में सीधा प्रमोट की पीठ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सीधा मतलब कि प्रमोट किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, उन्हें दोस्तों 1964 है, मार्च 1964 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पीठ में सीधे प्रमोट किया गया था। ठीक है, 1964 में। और आपको बताते चले दोस्तों, उनका वो जो मतलब कि SM सिकरी जी थे, वो 1971 में भारत की तरह में सीजीआई बने थे। ठीक है, ये कौन से नंबर के सीजीआई हैं ये बताइए चलिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये कौन से नंबर के मतलब सीजीआई बनेंगे यूयू ललित जी, ये बताते चलिए। ठीक, तो दोस्तों
लास्ट में मैं बताऊंगा, वीडियो मतलब जब तक चल रहा है, जब ये टॉपिक खत्म होगा मैं बताऊंगा, आप लोग तब तक सोच कर बताइए। तो हम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसके बारे में बता दें दोस्तों। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस टाइम है एन वी रमन जी हैं, ठीक है। ये उसका पर्टिकुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई का एम्बलम है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। वहीं बताते चले मतलब कि इसके जो रेजिडेंसी है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है फ्रेंड। इसकी रेजिडेंसी है दोस्तों न्यू दिल्ली में है फ्रेंड। और इसको अपॉइंटर मतलब जो सीजीआई है उसको अपॉइंट कौन करता है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। इसके टर्म लेंथ की बात करें दोस्तों, तो इसका एज है हाईएस्ट एज 65 एज तक, ठीक है फ्रेंड। टर्म एज क्या है 65 अंटिल द एज 65, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये किससे जुड़ा है दोस्तों, तो 124 आर्टिकल जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 है दोस्तों, उसमें सीजीआई के बारे में उल्लेख किया गया है। इसकी जो फॉर्मेशन है एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1950 यानी 28 जनवरी 1950 को इसको किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, क्लियर फ्रेंड। और इसके जो फर्स्ट होल्डर थे एच.जे. कनाई थे, जो कि 1950 से लेकर 1951 तक थे। और इसकी सैलरी की बात कर ले दोस्तों, तो 2,80,000 रुपये, लगभग $3,500 के बराबर सैलरी होती है इंडिया सीजीआई का सैलरी, जो इंडिया के सीजीआई होते हैं, ठीक है फ्रेंड। संवैधानिक प्रावधानों की बातें करते चले ब्रीफली दोस्तों, तो 124 जो आर्टिकल 124(2) है दोस्तों, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में प्रावधान दिया गया है। वही 217(1) में दोस्तों हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्तियों के बारे में बताया गया। 124 में दोस्तों बता दें सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मतलब कि जो न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में बात कही गई है। और 217(1) में दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में बातें कही है, जो ठीक है फ्रेंड। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी मतलब कि न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति दोस्तों 124(2) के तहत दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है फ्रेंड। आपको बताते चले फ्रेंड, जो कॉलेजियम सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्तियां की जाती है, ठीक। कॉलेजियम जो एक सिफारिश थी दोस्तों, ये पिछले 2019 में, 2020 उसमें दोस्तों ये कॉलेजियम सिफारिश का मुद्दा बना था, चर्चा में बहुत था दोस्तों। तो उसकी सिफारिश के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और जो मतलब कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके परामर्श पर मतलब कि नियुक्तियां होती हैं, और मतलब कि न्यायाधीशों की, अदर न्यायाधीशों की। हाई कोर्ट का जो जज होता है दोस्तों, हाई कोर्ट के जजों का नाम दोस्तों जो सीजीआई होता है उसके सिफारिश और 2 सीनियर जजों के कॉलेजियम द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी जो हाई कोर्ट का जज होता है दोस्तों, उसके लिए सीजीआई है जो उसकी मतलब दोस्तों हामी भरनी चाहिए, उसकी सिफारिश होनी चाहिए। और 2 सीनियर जज होते हैं और एक कॉलेजियम द्वारा दोस्तों हाई कोर्ट के जजों की मतलब नियुक्ति की जाती है। हाई जज की नियुक्ति के लिए आपको बताते चले फ्रेंड, एक मतलब जो सीजीआई होता है उसकी, 2 सीनियर जजों की और एक कॉलेजियम द्वारा यानी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। वहीं जो सर्वोच्च न्यायालय का जज होता है दोस्तों, उसका मतलब कि प्रेसिडेंट द्वारा कॉलेजियम सिफारिश के थ्रू होता है, ठीक है। और 124(2) में इसकी बातें कही गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब जज होता है। और 217(1) में दोस्तों हाई कोर्ट के जजों के नियुक्तियों के बारे में कही गई है, ठीक है। कॉलेजियम सिफारिश की बात करें दोस्तों, तो कॉलेजियम सिफारिश के तहत वर्तमान में जजों की नियुक्ति की जा रही है, ठीक है फ्रेंड। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में मतलब कॉलेजियम व्यवस्था का पालन भी किया जा रहा है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में देखते चले फ्रेंड। तो किसी कानून के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। अगर किसी भी मतलब जो कॉलेजियम व्यवस्था है दोस्तों, वो किसी कानून के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो नेतृत्व करने वाला होता है सीजीआई द्वारा स्थापित की गई है, एस्टेब्लिश किया गया था। न्यायालयों के 4 अन्य सीनियर जज इसमें क्या होते हैं फ्रेंड, शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें शामिल होते हैं और कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी जो मतलब मानने की सरकार के लिए जरूरी होता है। यानी जो भी सरकारें होंगी उसके लिए कॉलेजियम की जो सिफारिशें होती है वो उसको जरूर मानना पड़ता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है, ठीक है फ्रेंड। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है दोस्तों, उनके तबादलों का भी फैसला कौन करता है, कॉलेजियम ही करता है, ठीक। कॉलेजियम प्रणाली जो है दोस्तों, ये देखते चलिए दोस्तों, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण की प्रणाली है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और माध्यम से विकसित किया जाता है, ठीक है, न कि संसद के अधिनियम से। ये जो मतलब कि कॉलेजियम सिस्टम है दोस्तों, ये संसद के अधिनियम से नहीं बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से इसे डेवलप किया गया है, ठीक है फ्रेंड। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की जो कॉलेजियम है दोस्तों, उसको सीजीआई द्वारा क्या किया जाता है, लीड किया जाता है, ठीक है, नेतृत्व किया जाता है। इसके 4 अन्य वरिष्ठतम मतलब न्यायाधीश भी शामिल होते हैं इसमें। मतलब कि जो 4 मतलब उच्च पद के न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वो भी इसमें शामिल होते हैं। अब आपको बताते चले, जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूसर यानी एमओपी के आधार पर भी सीजीआई की नियुक्ति की जाती है, ठीक है फ्रेंड। इसमें विधि मंत्री जो होता है वो सेवानिवृत्त होने वाले सीजीआई से सुझाव मांगता है। यानी जो विधि मंत्री यानी कानून मंत्री विधि मंत्री होता है दोस्तों, वो सेवानिवृत्त यानी जो भी जिसका मतलब सिलेक्शन होगा जो पोस्ट के लिए मतलब होगा दोस्तों, उसके लिए वो सीजीआई से क्या मांगता है, सीजीआई से दोस्तों सीजीआई से सुझाव मांगता है। सुझाव वाले नाम को विधि मंत्री को प्राइम मिनिस्टर के पास भी भेजना पड़ता है, ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री उस नाम को आगे राष्ट्रपति को फिर भेजता है, ठीक है फ्रेंड। यानी अगर कोई भी व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि कोई पोस्ट जज का पोस्ट लेना है फ्रेंड, तो उसके लिए एक मेमोरेंडम यानी जो कॉलेजियम प्रोसेस सिस्टम है, उसके अलावा भी एक और मतलब कि सिस्टम है मेमोरेंडम ऑफ प्रोड्यूसर यानी एमओपी के आधार पर भी दोस्तों उसका मतलब नियुक्ति होता है। उसमें विधि मंत्री जो होता है
तो प्रेजेंट टाइम में जो सेवानिवृत्त CJI होता है उससे वो सुझाव मांगता है पहले किसी भी जज को मतलब नियुक्त करने के लिए। जब सुझाव मिल जाता है दोस्तों तो वो विधि मंत्री यानी वो विधि मंत्री फिर प्राइम मिनिस्टर के पास मतलब उस सुझाव को भेजता है। प्राइम मिनिस्टर फिर उस सुझाव को पढ़ता है, देखता है, फिर उसे आगे वो कहाँ ट्रांसफर करता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है। उसके बाद जो मतलब कि जज है उसकी नियुक्ति की जाती है नए जज की। अब हम आपको बताते चले फ्रेंड, जो जज की योग्यता है, जो जज की, तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपको दोस्तों लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों 10 साल तक वकालत का अनुभव भी होना जरूरी है। यानी आपको अगर हाई कोर्ट का मतलब कि जज बनना है तो उसके लिए 10 साल की वकालत का भी मतलब क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आपको बताते चले सेवानिवृत्त होने के बाद जज दोबारा प्रैक्टिस भी शुरू कर सकता है। यानी अगर वो बन भी जाता है जज दोस्तों तो दोबारा वो अपना मतलब कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी प्रैक्टिस चालू कर सकता है, वो स्टार्ट कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए शर्तें जो है दोस्तों, तो आपको बताते चले भारत का नागरिक होना चाहिए पहली बात वो, और कम से कम किसी एक हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुका हो। अगर वो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक कम से कम जज रह चुका रहेगा दोस्तों, या 10 साल तक दोस्तों, तभी वो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट में अदालत का अनुभव भी होना चाहिए और राष्ट्रपति के विचार में भी जाने माने कानूनविद भी हो। यानी वो राष्ट्रपति का जो विचार होता है उसके सोच और थॉट्स में जो कानूनविद होते हैं उसके में भी वो होना चाहिए उस लिस्ट में। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है कोविड-19 का जो अपडेट निकल कर आया है दोस्तों, तो कोविड-19 जो है 16% दोस्तों क्या है, बढ़ गया है। ठीक है, एक दिन में दोस्तों 19,893 केसेस कोविड-19 के मिले हैं लास्ट वाले दिन। ठीक है, जो गुरुवार का दिन था, 4 अगस्त का दिन था। ठीक है फ्रेंड, और अगर हम बात करें दोस्तों तो मरीज को ठीक होने का जो राष्ट्रीय दर नेशनल पूरे इंडिया में रेट है दोस्तों, वो 98 पॉइंट क्या है इस टाइम 50% है। इस दर से दोस्तों सुधार आ रही है मरीजों में, और 16% की ग्रोथ हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आपको बताते चले दोस्तों कि इस समय जो कुल संक्रमित लोग हैं दोस्तों उनका संख्या बढ़ गया है। ठीक है, 4,40,40,87,037 लोग दोस्तों अब टोटल मतलब कि संक्रमित लोग हो गए हैं इंडिया में। ठीक है फ्रेंड, और वहीं बताते चले आपको बुधवार को जो मामला था, बुधवार के दिन का मामला, उस दिन 17,135 मामले नए आए थे। ठीक है, 17,135 मामले नए आए थे। और वहीं जो उसके बाद वाला गुरुवार वाला दिन था दोस्तों, उसमें 16% का इजाफा हुआ और 19,893 नए मामले आए थे फ्रेंड। आपको बताते चले फ्रेंड, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी ओर से एक आंकड़ा जारी किया गया, तो उसमें 53 लोगों की दोस्तों बीते दिनों में 53 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, कोविड से, और ये जो संख्या है ना अब वो 5,26,530 हो गई है। और देश में कोविड-19 का जो उपचाराधीन मतलब कि उपचाराधीन जो मरीज हैं उनकी संख्या घटकर दोस्तों 1,36,478 हो गई है। उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि 0.31 जो प्रतिशत है इसमें कुल मामलों में मतलब कि क्या हुई है, जो कुल मामले अभी हैं 0.31% हैं। वहीं आपको बताते चले 24 घंटे में इसके इलाज भी हो रहे हैं, मतलब मरीजों की संख्या में दोस्तों कमी भी दर्ज की गई है। ठीक है, मरीज के ठीक होने का जो राष्ट्रीय दर है 98.5% यानी 98.5% बना हुआ है। ठीक है, देश में दोस्तों 2020 में जो संक्रमितों की संख्या थी 20 लाख थी, वही 23 अगस्त 2020 के दिन 30 लाख थी दोस्तों, 5 सितंबर 2020 के दिन 40 लाख हो गई थी। वहीं संक्रमण में कुल मामले की बात करें दोस्तों तो 16 सितंबर 2020 को 50 लाख थी, और 28 सितंबर 2020 को 60 लाख थी, और 11 अक्टूबर को 2020 को 70 लाख वही आंकड़ा पहुंच गया था फ्रेंड। वहीं 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख आंकड़ा, वही 20 नवंबर को 90 लाख का आंकड़ा पार कर चला था। देश में दोस्तों दिसंबर मतलब 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक भी चले गए थे। ठीक है, पिछले 4 मई की बात करें दोस्तों, जो लास्ट 4 मई बीती है दोस्तों, उसमें संख्या 2 करोड़ हो गई थी, और 23 जून 2021 के दिन 3 करोड़ हो गई थी दोस्तों, और साल 25 जनवरी को संक्रमण जो थे 4 करोड़ के पार भी हो गई थी। ठीक, कोरोना वायरस की बीमारी क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करते चले तो कोरोना वायरस दोस्तों एक संक्रमण है। ठीक है, एक मतलब कि कोरोना वायरस एक संक्रमण है दोस्तों, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक, वर्तमान समय में आपको बताते चले दोस्तों जो इसके लक्षण है, तो वो लक्षण सर्दी जुकाम बुखार, मतलब सुगंध नहीं आना दोस्तों, स्वाद नहीं आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, वही ये वायरस कैसे फैलता है फ्रेंड, इसके बारे में बात करते चले तो किसी भी मतलब पॉजिटिव जो है, मतलब कोविड से पॉजिटिव कोई व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से ये फैलता है दोस्तों। ठीक है, उसके जो मतलब वो जब वो खांसता है तो उसके जो बारीकी पार्टिकल्स होते हैं, माउथ से निकलने वाले जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं, या छींकने से दोस्तों जो उससे बारीक पार्टिकल्स उसके मुंह से निकलते हैं, नाक से निकलते हैं दोस्तों, वो अदर जो दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर चले जाते हैं, वही धीरे धीरे मतलब कि वायरस उसकी बॉडी में भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम बताते चले कि जो भी मतलब इस चीज़ कोविड से ग्रसित है उससे 3 फीट की दूरी आप बनाए रखें, इससे आप सेफ रहेंगे। ठीक है, कोविड-19 के बचाव में दोस्तों मेड इन इंडिया से मतलब भारत ने खुद ही मतलब कि 2 वैक्सीनों को जारी किया है दोस्तों। आप जैसा कि जानते हैं 2 वैक्सीन, वो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। ठीक है, कोविशील्ड को किस इंस्टीट्यूट ने बनाया था फ्रेंड, ये हमें ज़रूर बताइए टाइप कर। ठीक है, तो आप लोग हाँ दोस्तों, आपका वो क्वेश्चन जो आंसर था दोस्तों यूवी ललित जी, वो कौन से नंबर के होंगे, तो 49th हमारे क्या होंगे दोस्तों, 49th नंबर के हमारे क्या होंगे, CJI होंगे। ठीक है,
तो भारत में दोस्तों मतलब कि किस इंस्टीट्यूट ने दोस्तों कोवैक्सीन बनाया और किस इंस्टीट्यूट ने मतलब कि कोविशील्ड बनाया, आप ये जरूर टाइप करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है फ्रेंड। लास्ट में मैं बताता हूँ भी हूँ आपको, लास्ट में ये टॉपिक बता लूँगा तो बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड, लेकिन आप जरूर टाइप करिए, ठीक है फ्रेंड। भारत ने 65 देशों में मतलब दोस्तों बता दें कि आंकड़ों के अनुसार दोस्तों भारत ने कुल 65 देशों में दोस्तों कोवैक्सीन जो मतलब कि कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है उसकी मतलब कि डोजेस पहुँचाई हैं। श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, इन देशों में भी दोस्तों भारत ने कुल मिलाकर ऐसे ही देशों में जो मतलब मैंने नाम लिए ऐसे ही देशों में दोस्तों कुल मिलाकर 265 देशों में भारत ने 56 लाख कोरोना वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराए थे, ठीक है फ्रेंड, भेजे थे। आपको बताते चले फ्रेंड, जो कोरोना से बचाव कैसे हम कर सकते हैं, तो आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो पहले आप आए घर में तो 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से धोएं। और दूसरी बात दोस्तों, अपने हाथों को दोस्तों मुंह तक ना ले जाएं, ठीक है, अपने हाथों को दोस्तों मुंह तक ना ले जाएं। और तीसरी बात दोस्तों, लोगों से 5 फीट की दूरी पर हमेशा सदैव बनाए रहें, मतलब 5 से 6 फीट की दूरी पर हमेशा रहें। और जरूरी हो तभी आप बाहर निकलें, ऐसे बाहर ना निकले दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा बात है, जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर आने जाने से ज़्यादा बचें, ठीक है फ्रेंड। और सदैव मास्क और ग्लव्स जरूर पहने दोस्तों, ठीक है। संक्रमण की स्थिति में खुद को दूसरों से अलग कर लें और नजदीकी अस्पताल में को भी सूचित करें, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमण से ग्रसित है इस पर्टिकुलर कोरोना से दोस्तों, तो आप उसे मतलब सूचित करिए अस्पताल में भी, और आप उससे खुद दूरी बना कर रखिए। आपको बताते चले, बीते हफ्तों में दोस्तों मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये जो न्यूज आई थी दोस्तों, भारत ने 200 करोड़ डोजेस का टीकाकरण पूरा किया था दोस्तों। मेरे लास्ट अगर वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चाएं की गई हैं, ठीक है फ्रेंड। 16 जनवरी को ये टीकाकरण अभियान दोस्तों बता दूं शुरू हुआ था, और 1 मई 2021 को दोस्तों सभी के लिए टीकाकरण यानी 18 वर्ष जो प्लस व्यक्ति हैं उनके लिए मतलब घोषणा की गई थी सरकार द्वारा। वहीं 7 जून 2021 को दोस्तों सभी को निःशुल्क टीकाकरण मतलब प्रबंध कराया जाएगा दोस्तों, इसके बारे में बताया गया था सरकार के द्वारा कि सभी को निःशुल्क टीकाकरण लगाया जाएगा 7 जून 2021 को। वहीं 21 अक्टूबर 2021 को दोस्तों बताते चले 100 करोड़ डोज पूरा हो गया था 7 अक्टूबर 2021 को। वहीं 15 जुलाई 2022 की बात करें दोस्तों, तो 15 जुलाई 2022 को निःशुल्क जो प्रिकॉशन डोज था उसके लिए दोस्तों 18 से जो मतलब ऊपर व्यक्ति थे उनके लिए मतलब रखा गया था, ठीक है। वहीं 16 मार्च 2022 को फ्रेंड 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी दोस्तों टीकाकरण जारी कर दिया गया था, लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। वहीं 10 जनवरी 2022 को जो प्रिकॉशन डोज है दोस्तों उन सब बच्चों को भी लगाने के लिए मतलब कहा गया था। वहीं 3 जनवरी 2022 को दोस्तों 15 से 17 आयु वर्ग के लिए भी मतलब ये टीकाकरण जारी कर दिया गया था लगवाना, ठीक है। वहीं बता दें दोस्तों, दुनिया में सबसे मतलब कि टीकाकरण के मामले में दोस्तों भारत सबसे आगे है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। टीकाकरण जो अभियान है दोस्तों 15 साल में 200 करोड़ डोज दिया है, मतलब कि जो मतलब कि पिछले जो मतलब इस साल पिछले साल में दोस्तों जो टीकाकरण अभियान 15 है दोस्तों, वो मतलब साल में दोस्तों एक साल में दोस्तों 200 करोड़ मतलब डोजेस दिए हैं, ठीक है फ्रेंड। वहीं आपको बताते चले 17 सितंबर 2021 को एक दिन में दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब कि 2.5 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए गए थे, ये रिकॉर्ड भी बनाया था एक दिन में भारत ने, ठीक है। वहीं कोविन ऐप के थ्रू दोस्तों 110 करोड़ लोगों ने दोस्तों इस पर पंजीकरण भी कराया था, ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल टीकाकरण अभियान भी था, ठीक है फ्रेंड। वहीं कोविड के खिलाफ लड़ाई की बात कर ले दोस्तों, तो 18 प्लस आबादी के 98% लोग को लगी थी मतलब पहली डोज दोस्तों। वही 18 प्लस आबादी के 90% लोगों को दूसरी डोज भी लगी थी, और 15 से 17 आयु के वर्ग के लोगों को 82% का डोज, और 15 से 17 वर्ग के आयु लोगों के लिए मतलब दूसरी डोज की बात करें तो 67% लगी थी। वहीं 18 से 15% मतलब पहली डोज जो थी 18 से प्लस वालों के लिए दोस्तों 98% थी, और दूसरी डोज जो थी दोस्तों 18 प्लस आबादी के लिए 90% लगी थी। वहीं 15 से 17 की बात कर ले फ्रेंड, तो 82% दोस्तों पहली डोज लगी थी 15 से 17 वालों के लिए, दूसरी डोज दोस्तों 67% लोगों ने दोस्तों दूसरी डोज लगवाई थी 15 से 17 के आयु वाले वर्ग में, ठीक है फ्रेंड। भारत दोस्तों 200 करोड़ मतलब कि टीकाकरण के साथ दोस्तों आगे है दुनिया में दोस्तों। वहीं अमेरिका की बात करें तो 60 करोड़, जापान की बात करें तो 25 करोड़, 8 करोड़ दोस्तों जर्मनी, रूस ने 17 करोड़ और 15 फ्रांस ने ये टीकाकरण कराया, 15 करोड़ फ्रांस ने टीकाकरण कराया, आप इसमें देख सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले दोस्तों, इसरो ने मतलब कि एक नया रॉकेट लॉन्च करेगा 7 अगस्त को दोस्तों, SSLV के थ्रू यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू दोस्तों लॉन्च करेगा दोस्तों। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो मतलब सैटेलाइट होगा वो 120 टन का होगा, मतलब कि सॉरी 120 टन का नहीं दोस्तों, ये जो SSLV होगी यानी ये जो SSLV होगी लॉन्च व्हीकल होगी दोस्तों 120 टन की होगी, ठीक है फ्रेंड। और इसके थ्रू दोस्तों एक सैटेलाइट मतलब MOS लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो EOS सॉरी फ्रेंड, EOS लॉन्च किया जाएगा, ठीक, EOS लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। यानी EOS दोस्तों EOS जो 2 है दोस्तों, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट दोस्तों, उसको 120 टन के SSLV के साथ दोस्तों 7 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, ठीक, ये दोस्तों न्यूज़ में है, ठीक। वहीं आपको बताते चले ये जो लॉन्च वाला प्लेस है दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है, वहाँ से सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है दोस्तों, वहाँ से सुबह 9:18 पर 7 अगस्त को इसे लॉन्च किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट था वो 169 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, SSLV दोस्तों, इसके बारे में इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है फ्रेंड।
आपको एसएसएलवी के बारे में बताते चले फ्रेंड। तो एसएसएलवी जो होता है इसरो, जैसे कि दोस्तों इसरो के पास दोस्तों मतलब कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए दोस्तों एक व्हीकल की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक व्हीकल की ज़रूरत होती है जो उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को दोस्तों मतलब कि पृथ्वी की कक्षा से, जो अर्थ की ऑर्बिट है उससे बाहर ले जाने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। जो अर्थ के मतलब कि पर्टिकुलर रीजन है, ऑर्बिट है, इससे बाहर ले जाने के लिए एक मतलब कि लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सैटेलाइट को पृथ्वी के बाहरी कक्षा में ले जाने के लिए एक लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी में लॉन्च व्हीकल के टाइप में बात करें दोस्तों, तो इसरो जो है, इसरो के पास अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 3 टाइप के मतलब लॉन्च व्हीकल है। एक एसएसएलवी कर है फ्रेंड, एक एसएसएलवी कर है, दूसरा पीएसएलवी कर है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों जीएसएलवी कर है, जीएसएलवी, ठीक है। ये 3 टाइप के मतलब इसरो लॉन्च कर मतलब कि लॉन्च व्हीकल इसरो के पास है फ्रेंड। और इसी के थ्रू दोस्तों, इन्हीं लॉन्च व्हीकल, तीनों लॉन्च व्हीकल के थ्रू दोस्तों इसरो कोई भी सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट से बाहर पहुंचाता है, ठीक है फ्रेंड। ये 3 है। तो आपको बताते चले, जो पहला मतलब लॉन्च व्हीकल है दोस्तों एसएसएलवी। एसएसएलवी की बात करें फ्रेंड, तो एसएसएलवी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक, ठीक है फ्रेंड। तो आपको बताते चले, जो इसकी लंबाई है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी की 112 फीट इसकी लंबाई है दोस्तों। व्यास की बात करें 6.7 फीट है। वहीं वजन की बात करें तो ये 120 टन का है। ये एक तरह के छोटे मतलब छोटे रॉकेट को मतलब, या ये एक तरह के छोटे रॉकेट सेट होते हैं दोस्तों, जो छोटे सेट मतलब कि सैटेलाइट को दोस्तों कम यानी जो अर्थ का ऑर्बिट है उससे कम मतलब दूर डिस्टेंस पर दोस्तों छोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। ये लगभग 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये दोस्तों जो पृथ्वी का निचली कक्षा है दोस्तों, लोअर ऑर्बिट, उसमें ये भेज सकते हैं, ठीक है। जो एसएसएलवी है दोस्तों, एसएसएलवी का यूज़ दोस्तों 500 किलोग्राम तक के ही सैटेलाइट को मतलब कि जो अर्थ का जो निचली कक्षा है, लोअर ऑर्बिट है दोस्तों, उसे भेजने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है फ्रेंड। वहीं अगर जो मतलब कि पीएसएलवी की बात कर ले दोस्तों, तो पीएसएलवी दोस्तों 1750, जो पीएसएलवी है दोस्तों 1750 किलोग्राम के मतलब कि सैटेलाइट को मतलब कैरी करके जो अर्थ की ऑर्बिट है दोस्तों उससे बाहर ले जा सकता है, ठीक है। वहीं जीएसएलवी की बात कर ले दोस्तों, तो 4000 किलोग्राम के वजन तक को दोस्तों वो अंतरिक्ष में ले जाकर के कैरी करके छोड़ता है, ठीक है फ्रेंड, ले जाकर के छोड़ता है जीएसएलवी, ठीक है फ्रेंड। एसएसएलवी के परीक्षण में जो थी दोस्तों, इसकी जो बातें चल रही थी कोविड से पहले ही, मतलब इसकी बातें चल रही थी कि एसएसएलवी द्वारा हम लोग एक मतलब कि जो लोअर ऑर्बिट है अर्थ की, उसमें एक पर्टिकुलर एक सैटेलाइट छोड़ेंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगा, अर्थ को मतलब कि अर्थ के मतलब डाटा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ठीक फ्रेंड। उसके थ्रू यानी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब रहेगी, वो अर्थ के मतलब जो अर्थ पे डाटा है, जैसे मौसम रिलेटेड ना और बॉर्डर रिलेटेड, इन सबको ऑब्जर्व करने के लिए छोड़े जाने वाला था कोविड 19 से पहले। लेकिन कोविड आ जाने के कारण दोस्तों ये जो स्कीम थी दोस्तों, ये लेट हुई, ठीक है, ये लेट हुई है, आपको बताते चले, यहाँ बताया गया है। वहीं आपको बताते चले दोस्तों, ये पीएसएलवी के बारे में कुछ फैक्ट हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। पीएसएलवी के ये आप ले सकते हैं, एक बार फैक्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड। तो चलते हैं आगे। तो एसएसएलवी के बारे में मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि एसएसएलवी जो होता है दोस्तों, उसका नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जो कि 500 किलोग्राम तक के ही मतलब कि सैटेलाइट को कैरी करके दोस्तों जो अर्थ की ऑर्बिट है उससे बाहर ले जाता है, ठीक है, लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है जो ईओएस है दोस्तों, EOS-2 के बारे में बात कर लेते हैं। जो EOS-2 है, तो EOS-2 जो एक ऐसी सैटेलाइट है फ्रेंड, ये जो EOS-2 है एक ऐसी सैटेलाइट है जिसके जरिए भारत नई तकनीकी, जैसे कि कृषि हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, भूविज्ञान, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी जानकारियां मतलब कि इकट्ठा करेगा। जल विज्ञान को प्रदर्शन करने के लिए वो इसका यूज़ करेगा, ठीक है फ्रेंड। और इसे वो एसएसएलवी के थ्रू मतलब कि ऑर्बिट में, जो पृथ्वी का ऑर्बिट है दोस्तों, वहाँ छोड़ेगा। इसको दोस्तों चीफ एस सोमनाथ के दिमाग से मतलब बनाया गया है। जो इसरो के चीफ है एस सोमनाथन जी, उनके दिमाग से उन्होंने ही मतलब इसे क्या किया, डिज़ाइन दिया है। आपको बताते चले फ्रेंड, जो प्रोजेक्ट जो है वो 169 करोड़ रुपए का है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है 169 करोड़ का है। प्रोजेक्ट को डेवलप करने में दोस्तों बता दें, डेवलपमेंट में दोस्तों एसएसएलवी D1, एसएसएलवी D2 और एसएसएलवी D3 भी काम किया गया है। मतलब 3 प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। इस मतलब पूरे रुपए के यानी 169 करोड़ रुपए में दोस्तों 3 प्रोजेक्ट का काम किया गया है। एसएसएलवी D1, एसएसएलवी D2 और एसएसएलवी D3 पर काम करने के लिए इसमें मतलब ये फंड किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड। रॉकेट से नैनो, माइक्रो और स्मॉल सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट से दोस्तों बता दें, जो एसएसएलवी है, इससे नैनो, स्मॉल सैटेलाइट और जो स्पेस में लॉन्च किए जाएंगे, माइक्रो मतलब कि सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए जाएंगे। ये पर्टिकुलर एस सोमनाथन जी हैं दोस्तों, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, फिगर भी देख सकते हैं, मतलब कि इनके फोटो को देख सकते हैं। कभी कभी फिगर रिलेटेड, पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, व्यक्ति के बारे में। हम आपको बताते चले दोस्तों, जो पीएसएलवी और जीएसएलवी में इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो पीएसएलवी मतलब दोस्तों मैनुअली डिजाइन किया गया है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन यानी अर्थ के ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ठीक है। पीएसएलवी का यूज़ दोस्तों अर्थ के ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे कृषि रिलेटेड हो गए, वर्षा रिलेटेड, वेदर रिलेटेड ना, क्लाइमेट रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करने के लिए मतलब कोई भी सैटेलाइट होता है तो उसे पीएसएलवी और एसएसएलवी द्वारा लॉन्च किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें जीएसएलवी जो है दोस्तों, जीएसएलवी है दोस्तों, वो दोस्तों डिजाइन किया गया है कम्युनिकेशनल सैटेलाइट के लिए। मतलब कोई भी कम्युनिकेशनल सैटेलाइट है दोस्तों, उसको दोस्तों जीएसएलवी के द्वारा मतलब अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए, जो मतलब कि जो एक्सोस्फीयर है उसमें छोड़ने के लिए जो सैटेलाइट है दोस्तों, सैटेलाइट को दोस्तों तो जीएसएलवी का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
ये मतलब न्यू वर्जन भी है, जो मतलब कि GSLV है दोस्तों, ये लॉन्च व्हीकल का न्यू वर्जन भी है, ठीक है। आपको बताते चले फ्रेंड, जो GSLV है डिलीवर सैटेलाइट इनटू द हायर इलिप्टिकल, यानी ये हायर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मतलब कि व्हीकल्स मतलब कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट में और जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को छोड़ने के ये सक्षम है। पोलर सैटेलाइट जो PSLV है दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करें दोस्तों, और जियो मतलब कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV, ये दोनों रॉकेट लॉन्च सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। दोनों को भारतीय इसरो नहीं बनाया है, आपको ये मैंने बताते चला दोस्तों, इसरो ने ही दोनों को स्थापित किया है, ठीक है। GSLV जबकि मतलब कि नया सिस्टम है, PSLV दोस्तों पुराना है, मतलब GSLV से न्यू वर्जन ही है, ठीक है। हम PSLV के बारे में बातें करते चले फ्रेंड, तो PSLV भारत की पहली लॉन्च व्हीकल थी, ठीक है फ्रेंड। जो भारत की पहली लॉन्च व्हीकल कौन थी? PSLV थी। इसमें दोस्तों बताते चले, ये पहली ऐसी मतलब लिक्विड रॉकेट थी जो दोस्तों जिसमें लिक्विड का यूज़ किया गया था, जिसके इंजन को बनाने में लिक्विड का यूज़ किया गया था। 1994 में दोस्तों इसको पहली बार सफल मतलब सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, ठीक है फ्रेंड। वहीं बता दें, ये भारत के विश्वसनीय और बहुमुखी वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल के तौर पर ही उभरा है, यानी ये भारत के मतलब कि बहुत ही विश्वसनीय तरीके का PSLV जो है, बहुत ही विश्वसनीय तरीके का ये मतलब कि लॉन्च व्हीकल है, ठीक है फ्रेंड। बहुत सारे मतलब कि आपको बताते चले, जो मतलब कि अमेरिका है, PSLV के थ्रू ही अपने मतलब कि रॉकेट को लॉन्च कराते हैं, या फिर किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च कराते हैं दोस्तों। अमेरिका ने कई बार PSLV के थ्रू दोस्तों, PSLV की हेल्प से अपने सैटेलाइट को दोस्तों लॉन्च किया है, ठीक। अदर कंट्री के बहुत सारे मतलब कि जो मतलब स्पेस एजेंसियां हैं दोस्तों, PSLV के थ्रू, भारत के PSLV के थ्रू दोस्तों अपने रॉकेट को लॉन्च किए हैं। वहीं बताते चले फ्रेंड मतलब कि इसके बारे में, तो ये धरती की निगरानी करेगा, ठीक है। जो PSLV होता है धरती की निगरानी की जाती है इससे। इसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहा जाता है, इसे जो है दोस्तों रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहा जाता है। ये ज़मीन पर की जो तस्वीरें हैं उसको एकदम अच्छे से मतलब कि क्लिक करता है, और सूचना भी, डाटा भी अच्छे से एकत्रित करता है फ्रेंड। अंतरिक्ष की सन जो सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट से दोस्तों, उसमें इसे मतलब कि स्थापित किया जाता है, ठीक है। वहीं आपको बताते चले दोस्तों, जो SSPO है, यानी जो मतलब कि सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट से दोस्तों 600 से लेकर 900 किलोमीटर, यानी अर्थ से दोस्तों 600 से लेकर 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। तो यानी जो मतलब कि 600 से लेकर 900 किलोमीटर की ऊंचाई में दोस्तों, मतलब अगर कोई भी मतलब कि सैटेलाइट स्थापित कराना है तो PSLV का यूज़ किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। PSLV को आमतौर पर दोस्तों 1750 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को मतलब कैरी करने के लिए भी जाना जाता है। मतलब ये 1750 किलो के मतलब कि किसी भी सैटेलाइट को कैरी कर अर्थ के बाहरी कक्षा में मतलब कि दोस्तों क्या कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। अब इसके मतलब क्वालिटी के बारे में बात कर ले दोस्तों, इसकी विशेषताएं, कि जो इसकी ऊंचाई होती है 44 मीटर होती है, ठीक है। व्यास 2.8 मीटर होता है फ्रेंड। वहीं इसके ये 4 चरणों में इसको मतलब कि बनाया गया है। इसके कितने मतलब कि 4 चरणों में इसे बनाया जाता है, ठीक है। 4 स्टेप में PSLV को बनाया जाता है। इसके वजन की बात करें दोस्तों 320 टन होता है, ठीक है। वहीं इसके जो वेरियंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो PSLV G, PSLV CA और PSLV XL, यानी इसके 3 वेरियंट्स हैं। पहली उड़ान इसने दोस्तों बता दें 20 सितंबर 1993 को भरी थी। जो PSLV है दोस्तों 20 सितंबर 1993 को पहली उड़ान भरी थी। इसके 3 वेरिएंट्स की बात कर लें तो PSLV G, PSLV CA, PSLV XL, ठीक है फ्रेंड। 4 स्टेज में ये जो सैटेलाइट पर्टिकुलर बना हुआ है फ्रेंड, 4 स्टेज में ये जो सैटेलाइट है बना हुआ है, इसकी बातें कर ले दोस्तों PSLV की। तो 4 स्टेज के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो ये मतलब कि 4 स्टेज में, तो जो चौथा स्टेज होता है दोस्तों, इसका निचला वाला हिस्सा चौथा स्टेज, यानी ये मतलब कि ये पर्टिकुलर हमारा PSLV है, ठीक है। ये PSLV है। इसके 4 हिस्से हैं, तो जो चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला है, ठीक है। तो जो चौथा वाला इसका हिस्सा होता है दोस्तों, आपको बताते चले, वो पेलोड है। क्या है वो? पेलोड कहलाया जाता है। पेलोड से नीचे जो हिस्सा मौजूद होता है दोस्तों, वो है ना, मतलब तस्वीर में ऊपर से जो नुकीला मतलब हिस्सा आप देख रहे हैं वही पेलोड है। वो क्या है दोस्तों? वो पेलोड कहलाता है। ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसी को क्या कहते हैं? पेलोड कहते हैं। और ना, और उसके पेलोड से जो नीचे का हिस्सा होता है दोस्तों, पेलोड के जो नीचे का हिस्सा होता है वो चौथा स्टेज। सॉरी फ्रेंड, मैंने ये गलत बताया क्या? हाँ फ्रेंड, सॉरी, माफ़ करना फ्रेंड। तो आपको बताते चलूँ दोस्तों, ये जो मतलब कि ये वाला हिस्सा होता है इसे पेलोड कहते हैं, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों ये 4th स्टेज होता है, और इसके नीचे वाला 3rd स्टेज होता है, इसके नीचे द 2nd स्टेज, और इसके नीचे वाला 1st स्टेज होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो नुकीला भाग दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, ये क्या है? इसे पेलोड बोला जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पेलोड बोला जाता है। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है 4th स्टेज होता है इसका, ठीक है फ्रेंड। वहीं 3rd स्टेज की बात करें दोस्तों, तो ये सॉलिड रॉकेट, यानी इसमें सॉलिड मतलब कि रॉकेट वाली मोटर लगी होती है। 3rd स्टेज में इसके सॉलिड रॉकेट वाली मोटर लगी होती है फ्रेंड। वहीं आपको बताते चलें कि जो तेज़ धक्के के साथ ऊपर के इसे धकेलता है वो यही वाला पोर्शन होता है, ठीक है फ्रेंड। ये मतलब जो 3rd वाला स्टेज होता है दोस्तों, इसमें मतलब कि सॉलिड रॉकेट मोटर लगी होती है, जो इसे मतलब कि आगे धकेलने के लिए हेल्प करता है। वहीं इसके अगर बात करें, जो ये हमारा पर्टिकुलर रॉकेट है दोस्तों, ये पेलोड है, ये 4th स्टेज है, ये 3rd है, ये 2nd है, ये 1st है। तो इसकी अब हम 2nd स्टेज की बात करते हैं फ्रेंड। तो जो 2nd स्टेज होता है PSLV C2 जिस पे लिखा होता है दोस्तों, वो दूसरा स्टेज होता है, ठीक है। ये लिंक्ड रॉकेट इंजन होता है, यानी जो ये होता है लिंक्ड रॉकेट इंजन होता है, ठीक है फ्रेंड। ठीक, इसका इस्तेमाल दोस्तों बता दें, तो इसका इस्तेमाल दोस्तों ये लिंक्ड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है इसमें दोस्तों, आपको बता दें, ठीक है। इसका जो मतलब
डेवलप मतलब विकास के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या इस इंजन को क्या इसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? विकास के नाम से भी जाना जाता है। जो दूसरा स्टेज का इंजन होता है इसे विकास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पहला स्टेज होता है दोस्तों इंडिया, जिसपे क्या लिखा होता है इंडिया। ये पहली स्टेज होती है जिसमें सॉलिड रॉकेट मोटर लगा होता है, जिसे बूस्ट करने के लिए 6 सॉलिड स्टेप भी होते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट जीएसएलवी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह भारत द्वारा विकसित सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है, ठीक है फ्रेंड। ये भारत द्वारा डेवलप सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल होता है। ये इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगे होते हैं। आप जानते हैं क्रायोजेनिक जो इंजन होता है दोस्तों, वो जो होता है वो 100% लगभग 100% आइडियल होता है, ठीक है। इसमें लगभग क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, एक आइडियल इंजन होता है दोस्तों, उसमें लगी होती है, ठीक है। इसकी जो इस्तेमाल हो दोस्तों वो 250 गुणे 36,000 किलोमीटर के ऊपर स्थित जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है उसको उस पर सैटेलाइट भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। ये 2 वर्जनों में इसके जो मतलब कितने वर्जन है दोस्तों, जीएसएलवी के 2 वर्जन है, ठीक है। वर्जन का नाम जो है दोस्तों जीएसएलवी MK2 है, ठीक है, पहले वर्जन का नाम, ठीक। पहले वर्जन का नाम क्या है दोस्तों, GSLV MK2। इसमें GTO और 2500 किलोग्राम वजन तक का होता है ये। वहीं सैटेलाइट और LGO में 5000 किलोग्राम का वजन होता है, ठीक है फ्रेंड। सैटेलाइट को भेजने की क्षमता भी होती है, यानी ये 5000 तक के मतलब कि किलोग्राम तक के सैटेलाइट को भेजने की इसकी क्षमता भी होती है GSLV की, आपको बताते चलें। इसमें 3 चरण PSLV में कितने चरण होते थे दोस्तों, तो 4 चरण, और इसमें GSLV में 3 ही चरण होते हैं। GSLV में MEK2 में 3 चरण होते हैं दोस्तों, आपको बताते चले। जो GSLV का MEK2 होता है उसमें 3 चरण होते हैं, जिसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया होता है। दूसरे चरण बताते चले दोस्तों, लिक्विड ईंधन का यूज किया जाता है। इसी तीसरे वाले में जो मतलब तीसरे में दोस्तों बताते चले क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। जो तीसरे चरण यानी 3 चरण होते हैं इसमें दोस्तों, तो दूसरे चरण में लिक्विड ईंधन होता है, तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा चरण आपको बताते चले फ्रेंड, मतलब कि तीसरे चरण की बात करें तो जो तीसरा चरण है दोस्तों 7.5 भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन, इसे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया गया है, ठीक है फ्रेंड। यानी जो भारत का तीसरा चरण है, मतलब कि भारत के मतलब कि जो GSLV का तीसरा चरण है दोस्तों, जो लॉन्च व्हीकल है उसके 7.5 यानी भारत का ये पहला क्रायोजेनिक इंजन भी है दोस्तों। इसमें लिक्विड जो प्रोपेशनल सिस्टम के द्वारा इसे तैयार भी किया गया है। जो इंजन है CE 7.5 दोस्तों, ये भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है। इसे लिक्विड प्रोपेशनल सिस्टम द्वारा क्या किया है, डेवलप किया गया है, ठीक है फ्रेंड। यह परंपरागत इंजनों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर, जैसा कि मैंने बताया क्रायोजेनिक इंजन दोस्तों क्या होता है, आइडियल भी होता है, ठीक है। 100% वर्क करता है अच्छे से, लगभग 100%। पूरा तो कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है वैसे जीवन में, ठीक है फ्रेंड। दूसरे चरण की बात करें फ्रेंड, तो GSLV के दूसरे चरण में एक विकास इंजन का इस्तेमाल, जैसे PSLV में एक विकास इंजन का यूज किया जाता था, इसमें भी एक विकास इंजन के दूसरे चरण में यूज किया जाता है। वहीं पहले चरण की बात करें फ्रेंड, तो पहला चरण जो होता है वो 138 टन का सॉलिड रॉकेट मोटर लगाता है। यानी पहले चरण में दोस्तों इसमें 138 टन का सॉलिड मतलब रॉकेट मोटर लगा होता है, जिसे मतलब ताकत देने के लिए 4 लिक्विड बूस्टर स्ट्रैप ऑन लगे होते हैं। यानी 4 लिक्विड बूस्टर स्ट्रैप ऑन लगे होते हैं दोस्तों, इसको पावर देने के लिए, ठीक है, पहले चरण में। PSLV और GSLV मुख्य अंतर की बात करें दोस्तों, PSLV पुराना है जबकि GSLV न्यू वर्जन है लॉन्च व्हीकल का। वहीं GSLV की ज़्यादा वजन होती है, वहीं PSLV की कम वजन होती है फ्रेंड। वहीं GSLV क्रायोजेनिक इंजन पर वर्क करता है, जो ज़्यादा मतलब जोर धक्का देता है, जबकि PSLV दोस्तों परंपरागत जो रॉकेट इंजन है उसी का यूज करता है। GSLV में बता दें दोस्तों 3 चरण होता है, वहीं PSLV में क्या होता है, 4 चरण होते हैं। GSLV में 4 लिक्विड बूस्टर होते हैं दोस्तों, और वहीं PSLV की बात करें तो 6 सॉलिड बूस्टर ही होते हैं, ठीक है फ्रेंड। वहीं GSLV के मुकाबले में जो PSLV होता है दोस्तों ज़्यादा भरोसेमंद, यानी GSLV के मुकाबले में दोस्तों PSLV ज़्यादा मतलब भरोसेमंद होता है, रॉकेट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक। PSLV और GSLV के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कुछ और मतलब कि डिफरेंस देख सकते हैं, दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पर्टिकुलर इस पेज का। यहाँ पर SSLV के बारे में बताया गया है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले आप इसे मतलब कि स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं फ्रेंड। SSLV के बारे में आपको मैंने बताया वही चीज़ें बातें हैं दोस्तों, तो SSLV के बारे में है। आगे बात करते हैं इसरो की बात करें दोस्तों, तो इसरो इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है दोस्तों, ठीक है। इसको 15 अगस्त 1969 को क्या किया गया था, फॉर्म किया था, एस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड। वहीं बताते चले ये एक तरह की स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, बेंगलुरु में है। कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर इसरो की बेंगलुरु में है। इसके ओनर आपको बता दें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वहीं इस टाइम इसके जो मतलब कि दोस्तों अध्यक्ष है दोस्तों S सोमनाथन जी हैं, ठीक है। कौन है, S सोमनाथन जी हैं, चेयरमैन जो है इसके, ठीक फ्रेंड। अगर एनुअल बजट की बात करें दोस्तों तो 13,700 करोड़ रुपए है, यानी लगभग 1.7 बिलियन US डॉलर। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट आगे। तो जैसा कि दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम का ये 7वां दिन है फ्रेंड, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम का ये क्या है, 7वां दिन है। तो 7वें दिन बता दें फ्रेंड 3 मेडल मतलब कि जीतना तय पक्का था दोस्तों, मतलब अमित जीते, और जो मतलब कि अमित, जैस्मिन और सागर ने 3 मेडल मतलब जीते हैं दोस्तों, ये तय कर लिए अपने। लॉन्ग जंप में 2 पदक भी की भी आस है। कॉमनवेल्थ गेम का मतलब 7वें दिन के हालचाल के बारे में बात करें फ्रेंड, तो पूल बी के जो हॉकी मुकाबला था दोस्तों,
उसमें भारत ने वेल्स को 4-1 से हरा दिया और वो भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया 10 अंकों के साथ। इंडिया के इस टाइम 10 अंक हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड। और 3 गोल जो है हरमनप्रीत सिंह ने दागे थे, ठीक है फ्रेंड। वही 9 जो टूर्नामेंट में अब तक वो मतलब कि 9 गोल दाग चुके हैं हरमनप्रीत सिंह। उन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर के 2 गोल में तब्दील किया था फ्रेंड, आपको बताते चले, ठीक है। गुरजीत सिंह ने भी चौथा गोल 1 गोल दागा था फ्रेंड। आपको बताते चले दोस्तों कि बॉक्सिंग में आज 3 मेडल की आस रही, मतलब पक्के हो चुके हैं बॉक्सिंग में 3 मेडल फ्रेंड, ठीक है। वहीं आपको बताते चले इधर फ्रेंड, बॉक्सर जो अमित पंघाल जी हैं वो क्वार्टर फाइनल के मुकाबला जीतकर अब वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं टेबल टेनिस से भारत ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं, ठीक है फ्रेंड। वहीं बैडमिंटन में बात करें तो जो बैडमिंटन पीवी सिंधु जी हैं वो क्वार्टर फाइनल पहुंच गई हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो छठा दिन था उसके लास्ट वाला दिन, तो भारत ने उस दिन दोस्तों 5 गोल्ड मेडल और 6 सिल्वर और 7 पदक जीतकर दोस्तों कुल 7वें स्थान पर था, ठीक है। कुल 18 मेडल जीतकर दोस्तों 7वें स्थान पर था, ठीक है। छठे दिन भारत ने कुल मिलाकर दोस्तों 5 मेडल जीते थे, ठीक है। छठे दिन भारत ने कुल मिलाकर 5 मेडल जीते थे। वही भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम थी दोस्तों बारबाडोस को 100 रनों से हरा दी थी और वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, ठीक है फ्रेंड। तो देख लेते हैं दोस्तों जो मतलब टेबल पॉइंट है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो 43 गोल्ड मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले पे है, उसके कुल दोस्तों जो मेडल है लिस्ट 117 है। वही इंग्लैंड के 37 गोल्ड मेडल हैं दोस्तों और 100 टोटल मेडल के साथ वो दूसरे पे रैंक तालियां। वही भारत की बात करें दोस्तों तो 5 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 17 मतलब कि दोस्तों मेडल के साथ 5 गोल्ड मेडल और टोटल 17 मतलब मेडल के साथ दोस्तों भारत 7वें स्थान पे है दोस्तों। वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें दोस्तों तो छठे स्थान पर है, 6 गोल्ड मेडल उसने और 18 मेडल जीते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर ब्रॉन्ज और सिल्वर मिलाकर दोस्तों, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। ओके बाय।